फिर से एक बार आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आज की इस वीडियो में हम लक्षद्वीप की बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो अभी लक्षद्वीप का रिसेंट कंट्रोवर्सी चल रहा है उसका क्या है पूरा मैटर और क्यों वहाँ के लोग और जो लोकल लीडर्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर के कुछ फैसलों से नाराज़ हैं और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्यों तमाम सोशल मीडिया पर जैसे ट्विटर पर सेव लक्षद्वीप हैशटैग ट्रेंड हो रहा है। चलिए इस वीडियो में ये पूरा मैटर जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ सके। जैसा कि आप सबको पता होगा कि लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है और इसका पूरा कंट्रोल सेंट्रल के पास होता है। यहाँ ना तो कोई असेंबली है और ना ही कोई मुख्यमंत्री, जिस तरह जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में असेंबली बना है, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ का जो पूरा कंट्रोल होता है वो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनके हाथों में होता है और अभी जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो प्रफुल्ल पटेल, जिनकी वजह से ये अभी पूरा कंट्रोवर्सी चल रहा है। और कौन है ये प्रफुल्ल पटेल और इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, आपको मैं इस वीडियो के जरिए कुछ बातें बताना चाहूंगा। और आपको बता दें कि प्रफुल्ल पटेल दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव के भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं जब से इन दोनों यूनियन टेरिटरीज को मर्ज किया गया 2019 में। इनका पूरा नाम प्रफुल्ल खोदा पटेल है और ये गुजरात से बिलोंग करते हैं और वहाँ के एमएलए रह चुके हैं गुजरात से। और जब अमित शाह की सोहराबुद्दीन केस में अरेस्टिंग हुई थी 2010 में, इनको गुजरात का गृह मंत्री भी बनाया गया था, यानी कि होम मिनिस्टर भी इनको बनाया गया था। और यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है यूनियन टेरिटरीज के बारे में, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज में ज्यादातर जो भी एडमिनिस्ट्रेटर बने अभी तक प्रफुल्ल पटेल से पहले, वो कोई ना कोई आईएएस ऑफिसर होते थे। लेकिन प्रफुल्ल पटेल ऐसे पहले आदमी हैं जिनका पॉलिटिकल ग्राउंड है और वो किसी यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर बने हो। और अब बात करते हैं लक्षद्वीप के पूरे मैटर के बारे में कि क्यों अभी काफी प्रोटेस्ट हो रहा है लक्षद्वीप में, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल वहाँ जिस तरह के फैसले लिए वो लगभग वहाँ के लोगों के खिलाफ था और इसलिए वहाँ के लोग भी काफी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहाँ की, वो भी इसके खिलाफ बोल रही है और कई नेताओं ने प्रेसिडेंट को इसके बारे में चिट्ठी लिखी है। और उन फैसलों में एक फैसला ये भी था कि कोरोना का जो अभी पेंडेमिक चल रहा है, और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दें कि वो कोरोना के पहले वेव में लक्षद्वीप में एक वीक केसेस रिपोर्ट नहीं किए गए थे, लेकिन जब से प्रफुल्ल पटेल वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए तब से उन्होंने एसओपी में जो चेंज किया उसके, और उस वजह से वहाँ के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रफुल्ल पटेल की इस फैसले की वजह से वहाँ कोरोना केसेस भी बढ़े हैं। और जिस तरह से उन्होंने लॉ ड्राफ्ट किए वो बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे को दिखाता है और एडमिनिस्ट्रेटर के इस फैसले के खिलाफ हर कोई विरोध कर रहा और करना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की वहाँ वाइल्ड लाइफ है और नेचुरल लाइफ है वो एक तरह से डिस्ट्रॉय करने की बात हो रही है। और उन लॉ में जो उन्होंने ड्राफ्ट किया उनमें से पहला है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज। आपको बता दें कि इस लॉ का वहाँ कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ का जो क्राइम रेट है बहुत ही लो है और नेशनल क्राइम ब्यूरो डाटा के हिसाब से 2020 का जो वहाँ केस जो रजिस्टर्ड हुए क्राइम केस, वो सिर्फ 89 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ इस कानून का कोई मतलब ही नहीं बनता जहाँ ऐसे कठोर कानून लाए जा रहे हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोगों की आवाज को दबाया जाएगा और इसको मिसयूज किया जाएगा, जिसको आमतौर पर गोंडा एक्ट कहते हैं, जिसके तहत किसी भी आदमी को एडमिनिस्ट्रेटर 1 साल के लिए अरेस्ट कर सकती है, उसको जेल भेज सकती है बिना किसी वैलिड ग्राउंड और बिना किसी पब्लिक डिस्क्लोजर के। और इनमें से जो दूसरा इशू है वो है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021, और इस रेगुलेशन के खिलाफ सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है, क्योंकि इसके तहत जो एडमिनिस्ट्रेटर है वहाँ के, वो किसी भी प्राइवेट लैंड को ले सकती है डेवलपमेंट के नाम पे। जैसा कि एडमिनिस्ट्रेटर यही कहता है कि इस लॉ को लाने के पीछे उनका जो इंटेंशन है वो सिर्फ लक्षद्वीप का डेवलपमेंट है, लेकिन ये सब बातें सिर्फ कहने की है और ये एक तरह से वहाँ के जो नेटिव लोग हैं उनके खिलाफ एट्रोसिटी हो रही है। वहाँ के लोगों को बेघर करने की एक तरह की ये साजिश है और इससे सिर्फ और सिर्फ वहाँ के जो वाइल्ड लाइफ कल्चर है और वहाँ का जो ब्यूटी है वो डिस्ट्रॉय होगा। और तीसरा जो इन्होंने लागू किया वो एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन 2021, और इस रेगुलेशन के तहत काउ, बुल्स, बुलॉक्स और ऑक्स के खरीद बिक्री और उसके सप्लाई
यहाँ तक किसी तरह के भी बीफ या बीफ आइटम का स्टोर करना, इस सब पे बैन किया है। और आपको बता दें कि वहाँ की जो आबादी है 96.5% की जो वहाँ आबादी है वो सिर्फ मुस्लिम है। और वहाँ पे इस तरह का कानून लाना एक तरह से कॉम्युनल पॉलिटिक्स है बीजेपी की, जहाँ लगभग आबादी मुसलमानों की है। और चौथा जो उन्होंने किया वो पंचायत रेगुलेशन, जिसके तहत अगर किसी मेंबर के पास 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इस तरह का भी कानून कोई मतलब ही नहीं बनता, जबकि वहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत कम है। इसमें सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान और अपना एजेंडा चलाने के लिए ये सब कर रही है। और आप इसको समझिए कि किस तरह पूरी प्लानिंग के साथ पहले तो ये गोंडा एक्ट लाते हैं, उसके बाद ये तीनों कानून लाते हैं। अगर कोई इन सभी कानून के खिलाफ कुछ करता है उसको डायरेक्ट अरेस्ट कर लिया जाएगा। आई होप कि आपको ये पूरा मैटर समझ में आ गया होगा। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या इस तरह का कानून बीजेपी जो ला रही है वहाँ क्या सही कर रही है? क्या इस तरह का कानून वहाँ के लोगों के खिलाफ नहीं है? ये तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करना हुआ और कुछ नहीं। आप मुझे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।